सो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक पॉडकास्ट पर। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इस्लामिक कट्टरवाद के ऊपर। सर ने एक बुक लिखी हुई है उसके ऊपर। अगर आप उस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हो उस बुक की समरी हमारी इस पॉडकास्ट के थ्रू और ज़्यादा डीप नॉलेज लेना चाहते हैं इस टॉपिक में, तो आप हमारी आज की पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल दिस सिंग टॉक पर। नमस्ते नमस्ते शिवान जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा इनविटेशन फिर से एक्सेप्ट किया और आप हमारे गेस्ट बनकर आए हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा, इस्लामिक कट्टरवाद है क्या? देखिए, इस्लामिक कट्टरवाद है कि अगर आप इस्लामिक कट्टरवाद है कि इस्लाम, हम वो ये कहते हैं कि अगर आपकी आइडियोलॉजी ये है कि हम जो इस्लाम में एक उम्मा का कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया को हमें इस्लामी रूल के अंदर आना है और नेशन का कॉन्सेप्ट हम नहीं मानते। जो लोग इस आइडियोलॉजी को करते हैं तो उनके लिए ये है कि वो नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं मानते, उनको पूरी दुनिया को इस्लाम के अंदर लाना है, और जो इस्लाम के अंदर नहीं आ रहा वो काफिर है, उसे मारोगे तो जन्नत मिलेगी। ठीक है, ये जो इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं ये इस्लामिक कट्टरवाद की फिलॉसफी है, और ये इस्लाम से एज सच डिफरेंट है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको, हम बाद में चर्चा भी करेंगे, जैसे इस्लाम का इंडोनेशिया मॉडल भी है। तो इस्लाम का इंडोनेशिया मॉडल है। इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क है, मेरे सबसे बड़े इस्लामिक मुल्कों में से एक है। वहाँ की करेंसी पे आपको पता है भगवान गणेश की फोटो है। वहाँ की जो ऑफिशियल एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ है। ठीक है, जब आप इंडोनेशिया में एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे जो सारे जो पेंटिंग्स और जो चित्र म्यूरल्स जो बने हुए हैं बाहर निकलते ही, और सब वो समुद्र मंथन। ठीक है, तो पूजा पद्धति है इस्लाम की, लेकिन अपनी हिंदू कल्चरल रूट्स पे उनको गर्व है। ठीक है, तो आपको मतलब आप अपनी पूजा पद्धति, ठीक है ना, बिल्कुल वही रखें जो वो है, लेकिन आपकी कल्चरल रूट्स भारत में रहते हुए अरब में नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है ना, तो अपने आप को अरब, अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, ठीक है, तो अगर आप अपने आप को अरब वर्जन ऑफ इस्लाम के साथ जो है, अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो तो फिर ये एक इस्लामिक कट्टरवाद है। सो ये हमारे को बेसिकली जो है वो, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यही जो है कि मतलब अरब के साथ, टर्की के साथ जो भी पुरानी वो रही हैं, ठीक है ना, कैलिफेट खिलाफ जो है कि जिसको आप कहते हैं कि खलीफा कैलिफेट का जो कॉन्सेप्ट था, जो खिलाफत आंदोलन में भी था, अगर आप उन सब के साथ करते हो और अपने देश से आप प्रेम नहीं करते हो तो फिर वो इस्लामिक कट्टरवाद है। अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो, ठीक है, और आपको अपनी कल्चरल रूट्स पे गर्व है, तो वो आप मुसलमान हो लेकिन आप कट्टर इस्लामिक कट्टरवाद से आप जो है, आपका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। देखिए, एक बात समझ होगी, भारत में जो मुसलमान, जैसे 99% मुसलमान जो है वो है जिसकी 3 से 4 पीढ़ियों पहले तक उनकी जो पूजा पद्धति थी, ठीक है ना, वो गैर इस्लामिक। कन्वर्जन हुआ, बाय फोर्स हुआ, बाय चॉइस हुआ, जो भी हुआ, ठीक है ना, 4 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां, 6 पीढ़ियां पहले, तो वो जो फोर्स कन्वर्जन हुआ या जो भी कन्वर्जन हुआ, उसके बाद से जो है वो आपकी पूजा पद्धति हो गई कि आपने मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, लेकिन आपकी कल्चरल रूट्स तो यहीं पर है। हाँ, देखिए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेके भी झगड़ा क्या था? झगड़ा इस बात का नहीं था कि कोई मंदिर बनाना, झगड़ा है सिविलाइजेशनल वैल्यूज का और कल्चरल रूट्स का। हम मानते हैं कि भारत में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसकी जो कल्चरल रूट्स हैं वो भारत में, और इस वजह से भगवान राम उसके लिए पूज्य है, क्योंकि भगवान राम कुछ मूल्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मूल्य है वसुधैव कुटुंबकम का, वो मूल्य सर्वे भवन्तु सुखिनः का है। राम एक रिलीजियस फिगर नहीं है, राम एक पूजा पद्धति से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना, राम सभ्यतागत मूल्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ बाबर है, तो बाबर जो है वो एक ऐसी सभ्यतागत मूल्यों को रिप्रेजेंट करता है जो बाबरी मस्जिद उसने बनाई मंदिर को तोड़कर, कि अगर आप मेरे
मत को नहीं मानोगे या मेरी पूजा पद्धति को फॉलो नहीं करोगे, तो फिर आपको मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा, मैं आपको जीने का अधिकार नहीं दूंगा। ये वो बाबरी मस्जिद उसको रिप्रेजेंट करती थी। और राम मंदिर जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, या भगवान राम किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे, कि एक पिता के वचन के लिए वनवास चले गए, लंका पर जब विजय प्राप्त की। देखिए, एक तरफ बाबर का आप व्यवहार देखिए, वैसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पर मैं मूल्यों की बात कर रहा हूँ। उधर के क्या मूल्य है, विजय प्राप्त हुई, भगवान राम का मंदिर तोड़ा, वहां पे मस्जिद बनाई। इधर क्या है, लंका पर विजय प्राप्त की, विभीषण को कहा कि आप शासन करिए, कोई उसका अपने राज्य में विलय तो नहीं किया, अपना प्रतिनिधि भी नहीं बिठाया। और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि जिसमें वो उनसे कहते हैं कि अपी स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण ना रोचते, जन्य जन्मभूमि स्वर्गातपि गिरिसी, मातृभूमि के प्रति प्रेम। ठीक है ना, कि भाई मेरे को सोने की लंका भी प्रिय नहीं, मुझे तो अपनी मातृभूमि जाना है, वो मुझे अपनी जिस माँ ने जन्म दिया उससे भी ज्यादा प्रिय है। तो ये एक तरफ ये सभ्यतागत मूल्य हैं, ठीक है ना, दूसरी तरफ वो है। तो ये जो इस्लामी कट्टरवाद है, वो आप बाबरी मस्जिद वाले मूल्यों को फॉलो करेंगे या आप इन मूल्यों को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको भगवान राम से दिक्कत है तो आप दारा शिकोह के मूल्यों को फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना, जो औरंगजेब का भाई था। पर आप कहते हो नहीं, हम तो औरंगजेब के मूल्यों को फॉलो करेंगे। ये तो ऐसा नहीं हो सकता। जो है कि आपको तो अगर आप दारा शिकोह के, डॉक्टर APJ कलाम के, जो हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, आप क्या कहते हैं, भगवान राम के, ठीक है ना, तो इन सब के मूल्यों को आप जो है अगर फॉलो करेंगे जो है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो है। और तो तब आप मुसलमान हैं, लेकिन आप इस्लामिक कट्टरवाद से प्रभावित। इस्लामिक कट्टरवाद का मतलब है, मैं जो दर्शकों के लिए, जो कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में, समसामयिक संदर्भों में, अगर आप बाबरी मस्जिद जिन मूल्यों को रिप्रेजेंट करती है, अगर आप उन मूल्यों के फेवर में, पक्ष में खड़े हैं, तो फिर आप इस्लामिक कट्टरवाद के हिमायती हैं, या आप इस्लामिक कट्टरवाद को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि भारत में जो इस्लामिक कट्टरवाद है वो किस तरह से बढ़ रहा है भारत में? देखिए, भारत में जो इस्लामिक कट्टरवाद है, ये काफ़ी तेज़ी से इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, और हम दुनिया भर से अछूते नहीं हैं। तो एक पूरी दुनिया में, खासकर जो है सोशल मीडिया के आने के बाद, रेडिकलाइजेशन जिसको आप कहते हैं, या कट्टरवाद जिसको आप कहते हैं, वो उसको बढ़ाने के लिए पूरा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, पूरे का पूरा एक सूचना युद्ध चल रहा है, पूरे का पूरा एक सूचना तंत्र काम कर रहा है। दुनिया भर के जितने भी बड़े इस्लामी आतंकवादी संगठन हैं, वो अपनी वेबसाइट चलाते हैं, पत्रिकाएं निकालते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं। हमने देखा भी है कि भारत के अंदर खासकर जैसे IS जो है, उसको, जबकि उसका कोई भारत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सीरिया में, लेबनान में, इधर जो है मिडल ईस्ट में जो है, वो ISIS के इराक में खासकर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ISIS ने कब्जा किया था। तो बड़ी संख्या में केरल से, कुछ संख्या में कर्नाटक से भी, देश के अन्य हिस्सों से भी यूथ वहाँ पे ISIS के साथ जुड़ने के लिए गए। तो इससे ये पता चलता है कि इस्लामिक कट्टरवाद काफ़ी, जिसको कहते हैं कि गहरा प्रभाव कर रहा है। इसमें एक और जो थोड़ी सी खतरनाक बात ये है, वो ये कि पहले हम ये सोचते थे कि ये थ्योरी चलती थी कि शिक्षा अगर आप देते हैं तो शायद शिक्षा के अभाव में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है। शायद जो वहाँ पर समाज में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, मुस्लिम समाज में जो है, वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, चीज़ों की समझ नहीं है, तो बड़ी जल्दी उनको भड़काया जाता है। बट अगर आप पिछले कुछ समय से एक पैटर्न देखेंगे, तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग जो बहुत पढ़े लिखे, जो मॉड्यूल्स पास हो रहे हैं भारत में, तो उसमें काफ़ी जो समाज में उच्च शिक्षा वर्ग प्राप्त वर्ग है, और दुनिया भर के अंदर ये ट्रेंड है। मैं दर्शकों को आग्रह करूँगा, एक पुस्तक है इंजीनियर्स ऑफ जिहाद, तो उसको पढ़े, जिसमें बताया कि दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरवाद
के नाम, जिहाद के नाम पर इस्लामिक कट्टरवाद फैलाने में जो बड़े आला इंजीनियर्स, जो मुस्लिम इंजीनियर्स थे, उनका क्या योगदान रहा है। तो ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा भारत के अंदर। और दूसरा एक चीज़ और ये हो रही है, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिम मूलतः म्यांमार के रहने वाले थे। म्यांमार में उन्होंने कई हिंदुओं के गांवों को भी जलाया था, चला दिया। ये लोगों को नहीं मालूम है। इधर एक लेख फर्स्ट पोस्ट पर है, तो वो पढ़ सकते हैं कि असल में तो जब उन्होंने वहाँ पर स्थानीय बौद्धों को और हिंदुओं के गांवों को हिंसा का शिकार बनाया, उसके बाद वहाँ प्रतिक्रिया हुई। फिर ये रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ से भागकर बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में इनका जो है एक शरणार्थी शिविर है, जिसमें लाखों लोग रहते हैं। एक तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा, शायद उसे दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप कहा जाता है। जो दुनिया भर के प्रमुख आतंकवादी संगठन है, उनके लिए वो एक बड़ा मेजर रिक्रूटमेंट ग्राउंड है। पाकिस्तान की ISI भी वहाँ पर ऑपरेट करती है और वहाँ से लोगों को रिक्रूट कर करके भारत भेजा जा रहा है। तो ये रोहिंग्या मुस्लिम जो है अब देश भर के कई हिस्सों में फैले हुए हैं, और इसलिए उनको थोड़ा सा जो है, तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर हमारे सामने इमर्ज हो रहा है। और इस पर अभी अनफॉर्चुनेटली जो है, दुर्भाग्यवश कोई बहुत ज़्यादा चर्चा भी शुरू नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है। और ये रोहिंग्या मुस्लिम बड़ा स्ट्रैटेजिकली जो है ना, जैसे जम्मू कश्मीर में, फिर एक जो चिकन नेक जिसे कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है, जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को भारत से जोड़ता है, बाकी के भारत से जोड़ता है, उसकी पूरे आसपास रोहिंग्या मुस्लिम बड़ी तादाद में है। तो ये एक जो है वो खतरनाक पैटर्न जो है इमर्ज हो रहा है। दूसरा खतरनाक पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि कई एरियाज ऐसे इमर्ज हो रहे हैं जिनमें कि पहले जिसमें किसी की अब नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल है ही नहीं, खत्म हो गई है पूरी। ये कई इलाके ऐसे हो रहे हैं उनमें, और ये वो इलाके हैं जो आज से कुछ साल पहले तक जिनमें कि एक मिक्स पॉपुलेशन रहती थी और जो मुस्लिम थे वो माइनॉरिटी में थे। तो खतरा ये नहीं है कि वो पूरे का पूरा जो है मुस्लिम डोमिनेटेड, वहाँ पे जो मंदिर हैं या दूसरे रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, तो ऐसी खबरें आ रही कि वो भी फिर बंद हो जाते हैं। तो ये घेटोज बन जाते हैं फिर। तो वो घेटोज हो जाते हैं, उसमें फिर इस्लामिक कट्टरवाद को पनपने की जो है वो एक आदर्श स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। तीसरा जो है वो है मदरसों का एक्सपेंशन। मौजूदा सरकार ने तो काफ़ी हद तक रोका है, लेकिन और उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश भी की जा रही है, पर फिर भी अनरेगुलेटेड मदरसे बड़ी संख्या के अंदर चल रहे हैं। तो उन मदरसों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मूल नर्सरी है जहाँ से कि इस्लामिक कट्टरवाद पनपता है। उनको मॉडर्नाइज करना होगा, उनको रेगुलेट करना होगा, उनकी मॉनिटरिंग करनी होगी, वहाँ मॉडर्न सिलेबस इंट्रोड्यूस करना होगा। मदरसे अपने आप में कोई ख़राब इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट बात यह है कि देखिए बारूद होता है ना, अब आप उसको पहाड़ तोड़ के सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आप उसका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो किसी को हर्ट करने के लिए करते हैं इस्तेमाल। तो मदरसे भी उसी तरीके से हैं कि आप कैसे उसको तो मॉडर्नाइज करना जो है उनको जो है वो ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि, और एक जो दूसरी चीज सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे आपने भी देखा होगा कि जो कट्टरपंथी नेता हैं इस्लामिक जो पार्टियों के, या जो तथाकथित रूप से कहते हैं कि हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत के अंदर एक प्रगतिशील मुस्लिम नेतृत्व नहीं। भारत के अंदर जो मुस्लिम नेतृत्व है वो खुद बहुत हद तक कट्टरवाद से ग्रस्त है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि पिछले 75 साल में आज़ाद भारत में हम लोग उसको जो है नहीं इमर्ज करवा पाए, और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत हद तक जो कांग्रेस की सरकारें रही या जो वामपंथी थे, जिनका कि अकादमिक जगत में, मीडिया में, पब्लिक डिस्कोर्स को प्रभावित करने वाली हर चीज़ में जिनका वो अभी तक जो है डोमिनेशन रहा, तो उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर एक मुस्लिम अपीजमेंट को, मुस्लिमों के तुष्टिकरण को, और ये मुस्लिमों का तुष्टिकरण नहीं हो रहा था, मजे की बात है, मुस्लिमों में सिर्फ उस एक कट्टरवादी जो नेतृत्व वाला तबका था, सिर्फ उसका हो रहा था।
क्योंकि अगर उनका तुष्टीकरण हो रहा होता तो आज उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं होती जितनी सामाजिक आर्थिक स्थिति है। राइट। और वो कभी भी उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मुस्लिम्स की ठीक नहीं होने देंगी, क्योंकि जिस दिन उनकी स्थिति ठीक होगी उसी दिन वो अपने नेतृत्व को चुनौती देने लगेंगे। जहां जहां ऐसा हुआ है वहां वहां वो अपने नेतृत्व को चुनौती देकर कट्टरवादी नेतृत्व को बाहर कर देते हैं। तो इसीलिए ये एक कॉन्स्पिरेसी है जिसको आप कह सकते हैं कि कांग्रेस, लेफ्ट, ठीक है, ये जो सो कॉल्ड प्रगतिशील हैं, कि किसी भी तरीके से एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम जो और कट्टरवादी जो इस्लामिक जो है कि किसी भी तरीके से एक प्रगतिशील मुस्लिम नेतृत्व को एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग मुस्लिम नेतृत्व को ना उठने दिया जाए। तो ये एक मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती है हमारे साथ। सर, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ की करेंसी के ऊपर गणेश जी बने रहते हैं। तो सर, वहाँ के मुस्लिम्स और हमारे भारत के मुस्लिम्स दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, देखिए, भारत में भी सिर्फ एक तबका है जो कट्टरवाद से प्रभावित है, वो तो पूरी दुनिया में ही। हाँ, ठीक है ना। तो हमें सारे मुस्लिम्स को एक ही तराजू में ही तुलना चाहिए। हमारी फौज में भी हैं, हमारे अभी जैसे मैं देख रहा था इसरो के जो मिशन जा रहे हैं, तो उसमें एक मुस्लिम महिला ही हैं जो प्रोजेक्ट हेड थी इसकी, प्रोजेक्ट आदित्य एल है ना, आदित्य एल बन गया। एक्चुअली क्या है कि हमें ना बाइनरी में नहीं देखना चाहिए कि ये मुस्लिम, जैसे हमने एक पिछले पॉडकास्ट में भी चर्चा की थी कि एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम सभी हिंदू ही हैं, चाहे आप पूजा पद्धति की दृष्टि से मस्जिद में जाते हो या पूजा पद्धति की दृष्टि से आप मंदिर में जाते हो या आप चर्च में जाते हो या आप गुरुद्वारे में जाते हो। आपको हिंदू शब्द से दिक्कत है तो आप अपने आप को सनातनी कह लीजिए, उससे भी दिक्कत है तो भारतीय कह लीजिए, ठीक है। तो लेकिन ये आपको समझना होगा कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में उन्हें अपनी सांस्कृतिक जो जड़ें हैं उन पर गर्व है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक तबका जो है वो अपने आप को जो अरबों वाला संस्करण है, अरब दुनिया का जो संस्करण है, वो अपने आप को उसके साथ जोड़कर देखता है बेसिकली जो है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ऐसा है कि 1970 के दशक में जब एक सऊदी अरब में तेल खोजा गया तो एक ऑयल बूम आया। तो उस समय क्या है कि सऊदी अरब, ईरान, टर्की, ये ना 3 देश ऐसे हैं जिनमें कि हमेशा आपस में राइवलरी चलती रही है कि मुस्लिम जगत का नेता कौन है। तो सऊदी अरब और टर्की तो सुन्नी है, इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, ईरान शिया इस्लाम को रिप्रेजेंट करते। तो ईरान इराक की वॉर भी जो थी बहुत हद तक, ठीक है ना, टू लार्ज एक्सटेंट वो भी ये इस्लामिक वर्ल्ड की इंटरनल पावर स्ट्रगल का परिणाम। तो सऊदी अरब ने अपने आप को एक दुनिया के लीडर के तौर पे एस्टैब्लिश, इस्लामिक दुनिया के लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश करने के लिए बड़ी संख्या में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन या इस्लामिक कट्टरवाद को एक्सपोर्ट किया बाकी कंट्रीज में, वहाबिज्म और सलाफिज्म के फॉर्म। और अरबों डॉलर उन्होंने जो है डाले, जिसको पेट्रो डॉलर्स कहते हैं, पेट्रोलियम से कमाए गए डॉलर मदरसे स्थापित करने के लिए, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से उनकी फंडिंग करने के लिए, कन्वर्जन्स के लिए। ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, लिस्टेड है। भारत में भी बड़ी संख्या में उस समय की जो सरकारें थी वो आंख मूंद कर इसमें बैठी हुई थी 70-80 के दशक में, जो कांग्रेस की सरकारें। तो एक पूरा जो है एक तरफ ये चीज हो रही थी, दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में क्या हो रहा था कि अफगानिस्तान में रशिया ने 1979 में इन्वेजन किया। उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को बेस बनाकर और जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन था उसको बढ़ावा दिया, और मुजाहिदीन और तालिबान ये सब अमेरिका ने तो तैयार किए, और पाकिस्तान उनका बेस था। और पाकिस्तान को भी अरबों डॉलर मिले इसके लिए। पाकिस्तान ने क्या किया कि कुछ हिस्सा भारत का, कुछ हिस्सा भारत में भी भेज दिया, और हमारा पड़ोसी देश है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी होना जो है वो स्वाभाविक है, और उन्होंने भी एक्सपोर्ट किया। हम जानते हैं कि मोदी सरकार आने से पहले इस्लामिक टेररिज्म कितना ज्यादा देश के अंदर था, और दूसरे दिन कोई ना कोई घटना होती रहती थी। तो फॉर्चुनेटली जो है, और मैं इस सरकार को इस चीज की बधाई दूंगा कि उन्होंने इस चीज को रोका है। तो ये कुल मिलाकर ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है ना। तो फर्क ये है
कि इंडोनेशिया जो है उनको अपनी कल्चरल रूट्स पे गर्व है। भारत के अंदर एक तबका ऐसा है, ठीक है ना, जिसको कि अपनी रूट्स पे बहुत गर्व है, कोई मतलब पूजा पद्धति इस्लामिक होते हुए एक तबका ऐसा है जिसको नहीं है, जो आज भी अपने आप को बाबर से, देखिए बाबर कौन था, बाबर को भारत का तो नहीं था, बाहर से आया था, बाहर से आया, ठीक है ना। तो अगर जो है, और ये मुगल्स जो है, ये औरंगजेब, ठीक है ना, ये अकबर, ये शाहजहां, ये जहांगीर, तो बाहर से आए हुए लोग, ये सारे के सारे, ये कोई भारतीय थोड़ी ना थे। तो किसके साथ आप जोड़ के देखते हैं, ठीक है ना, वो अभी भी अपने आप को जो है वो गरुड़ विष्णु जी का वाहन है, उसके साथ जोड़ के देख रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर किसी और चीज के साथ जोड़ के देख रहे हो तो फिर आप इस्लामिक कट्टरवाद के शिकार हो रहे हो। पर उसका कारण मैंने आपको बताया कि ये जो सारा का सारा सऊदी अरेबिया ने खासकर 70 के दशक में किया, और ये वो तो पहले से ही रहा था। इसकी जो जड़ें हैं वो 12वीं सदी का जो बंगाल में इस्लामिक इन्वेजन हुआ, वहां से भारत के अंदर एक्चुअली इस्लामिक कट्टरवाद का उदय हुआ। जो आगे चल, ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो अलीगढ़ मूवमेंट चला, सर सैयद अहमद ने चलाया, वो इस्लामिक कट्टरवाद की जड़ में था, और उसी की वजह से टू नेशन थ्योरी बनी, और फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन, भारत का अखंड भारत का विभाजन होकर भारत और पाकिस्तान, उसका भी रोल था। बट जो मेन ओरिजिन है वो 12वीं सदी के बंगाल से है। तो मैंने अपनी पुस्तक में भी इसके बारे में विस्तार से लिखा है कि उसकी आधी पुस्तक इसी पे लिखी है, जो ओरिजिन पे, कि हुआ कहाँ से, तो कैसे हुआ। इनफैक्ट 1890 का अगर आप, जो अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी ब्रिटिश इंडिया ने, उसको अगर आप उठा के देंगे तो आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे भारत के अंदर 2/3 मुसलमान बंगाल में रहते, बंगाल में, जी, पूरे भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन बंगाल में रहता था। और बंगाल उस समय बड़ा था, जो आज बांग्लादेश है वो भी था। और उन मुस्लिम लीग, जिसने की एक बड़ी भूमिका अदा की भारत में इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने में और विभाजन में, उसकी स्थापना कहाँ हुई? उसकी स्थापना ढाका में हुई। ढाका बाद में पाकिस्तान में गया, ठीक है, मतलब ढाका भी बंगाल में ही था, ठीक है ना, 1906 में जब स्थापना हुई जो है। और जो आज आप कम्युनल राइट्स के पैटर्न देखते हैं, या इस्लामिक वायलेंस का, जो रेडिकल इस्लामिक वायलेंस का पैटर्न देखते हैं, कि जिसमें कि छुरों का उपयोग होता है कई बार राइट्स के अंदर इस रीजन में, कन्वर्जन्स, रेप्स ऑफ विमेन, ठीक है ना, जलाना प्रॉपर्टियों को, आइडेंटिफाई करके रखना पहले से। 1906 में पहला बड़ा रॉयट 20वीं सदी का मेमन सिंह के अंदर हुआ था। मेमन सिंह आज बांग्लादेश में, वो रॉयट्स 18 महीने चला, 18 महीने, जी। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार हर कुछ साल में बड़े रॉयट्स बंगाल में हो रहे थे, और उसमें ये पैटर्न धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था। तो इसके ऊपर कुछ स्टडीज हुई हैं जो अवेलेबल भी हैं, उनको अगर आप पढ़ेंगे। हम जब भारत का इतिहास, इस्लामिक कट्टरवाद का इतिहास पढ़ते हैं तो हम ना बंगाल की चर्चा करते हैं, ना 1906 से लेके और 1947 तक के बीच के जो रॉयट्स हुए, कम्युनल रॉयट्स हुए, उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करते ज़्यादा। तो उनको अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस्लामिक कट्टरवाद का उदय कैसे हो रहा था। सर, हम जैसे पाकिस्तान कंट्री की बात करें या फिर अफगानिस्तान की बात करें, इस्लामिक कट्टरवाद ने यहाँ पे इनकी जो जीडीपी है काफ़ी लो हो गई है इस्लामिक कट्टरवाद की वजह से। तो सर, एक जो युवा है, जो भारत के युवा की बात करें, जो मुस्लिम है अगर, तो वो कैसे इन सब चीज़ों में फंस जाता है? जब वो इसका रिजल्ट देख रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो कैसे इसमें फंस जाता है? देखो, ये प्रश्न आप इसलिए पूछ सकते हो क्योंकि आपकी शिक्षा एक मदरसे में नहीं हुई, हाँ, ठीक है ना। अगर बचपन से ही आपको भी किसी एक ऐसे मदरसे में डाल दिया जाता जिसमें कि आपको सिर्फ ये बताया जाता कि आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है जिहाद करना, काफिरों को मारना, ठीक है, और जिससे जन्नत मिलेगी, तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते। हाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है ना, एक बड़ा तबका ऐसा है, नॉट ओनली मदरसों में, जो रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, उस रिलीजियस एजुकेशन को थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है कि ठीक तरीके से दी जाए। रिलीजियस एजुकेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, बट रिलीजियस एजुकेशन होने से आपको एक बेहतर इंसान बनना चाहिए, आपको एक कट्टर इंसान नहीं बनना चाहिए। तो मदरसों के माध्यम से कई कई जगह जो है, जो मस्जिदों में भी तकरीरें होती हैं या घर में की नमाज होती है, उसके माध्यम से भी तो एक बड़ा वर्ग है जो मिसयूज कर रहा है इन इंस्टीट्यूशंस को, मैं ये कहूँ, ठीक है ना।
तो ये अब देखिए मुस्लिम समाज को ही इंटरनली सरकार तो करेगी, बट मुस्लिम समाज को भी इंटरनली जो है ये थोड़ा सा देखना होगा कि ये वाला मिसयूज इंस्टीट्यूशंस का ना हो, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के तौर पर उन्हें एक अलग किस्म की प्रोटेक्शन भी मिलती है जो हमारे संविधान में दी गई है। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। तो ये एक कारण है कि एक पूरे ऐसे उसी बंद माहौल में उनको रख दिया जाता है। और ऊपर से फिर हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो कुछ राजनीतिक शक्तियां ऐसी हैं, कुछ वैचारिक शक्तियां भी ऐसी हैं जो और इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। अब आप देखिए ना, JNU जैसे कैंपस में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में जो है वो नारे लग रहे, भारत तेरी टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये क्या जो है, ठीक है ना, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये सब चीजें जो है, और जिस तरीके की CAA को लेकर जब जो है आंदोलन हुआ, उस समय जिस तरीके के भाषण दिए गए, फिर अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो रॉयट्स हुए थे कुछ समय पहले, जब अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए थे, और तो उसके अंदर कैसे कैसे जो है वो पढ़े लिखे जो मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में वो इन्वॉल्व, लंबे समय से उनमें से कई जेल भी हैं कि जमानतें भी नहीं हुई है। तो ये तो मतलब आप शिक्षा का और सब उसका जो है वो बड़ा गलत जो है इस्तेमाल। तो ये पूरा इकोसिस्टम है बेसिकली, जो आइडेंटिफाई करता है, लोगों को ग्रूम करता है, ठीक है, लोगों को नर्चर करता है, उनको विदेशी शक्तियों से फंडिंग होती है, क्योंकि विदेश में कोई भी नहीं ये चाहता कि भारत जो है एक स्थायी और मजबूत समाज के रूप में। तो वो मुस्लिम्स में से एक सेक्शन को रेडिकलाइज करके एक फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहे हैं कि ये लोग इसी में उलझे। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि आई थिंक सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स है वर्ल्ड में जो है, ठीक है। और आप जब तक उनको डीरेडिकलाइज नहीं करेंगे, या जब तक उनका एक सेक्शन रेडिकलाइज रहेगा, तो भारत के ग्रोथ के लिए, भारत के इमरजेंस के लिए एक मेजर चैलेंज है। तो वो चाहते हैं पूरी दुनिया की ये चैलेंज बना रहे। सर, एक तरफ न्यूज़ मिलती है हमें कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में एंट्री कर रहे हैं इलीगल वे से, और दूसरी तरफ ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, ये कैसे इफेक्ट कर रहा है भारत को इसकी ग्रोथ में? देखिए, ऐसा है कि ये सारे फैक्टर्स एक्सटेंट एक तरीके से मिले जुले हैं, ठीक है ना। और मैंने जैसे बताया कि रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं, ठीक है, जम्मू में खासकर जो है कुछ आई थिंक ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है, जिसको लेके थोड़ा गवर्नमेंट भी थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हुई है। और प्रॉब्लम ये है कि UN जैसे इंटरनेशनल बॉडीज इनको रिफ्यूजी स्टेटस दे देती हैं, ठीक है ना, इनको पैसे देती हैं, फिर वो सस्टेन करते हैं, फिर जो है। तो मुझे लगता है कि ये एक सिम्टम है, इस जो बड़ी बीमारी है रोहिंग्या मुस्लिम्स का आना एक सिम्टम है। इससे पहले बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या के अंदर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आए, जिन्होंने असम जैसे राज्य का पूरा जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, पूरा जो जनसंख्या का जो संतुलन था, वही पूरे का पूरा बिगाड़ दिया। आज असम में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे 35, 40, 50% से भी ज़्यादा शायद जो है मुस्लिम। यही स्थिति जो है जो बिहार का जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, तो अगर तो आप देखिए तो ये सारी स्थिति नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के आने के साथ जो जिसमें बड़ी संख्या मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो ये जनसंख्या रोहिंग्या मुस्लिम तो सिर्फ एक फैक्टर है। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश होती रहती है इलीगल, हालांकि काफ़ी हद तक रुका है, पर अब जो देश के अंदर है, मेरे हिसाब से देश में मोटा एस्टिमेट लोग अलग अलग एस्टिमेट लगाते हैं, पर एनीवेयर बिटवीन 1 करोड़ से लेकर कम से कम 5-7 करोड़ तक हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशीज हैं। मुझे लगता है कि उनको आइडेंटिफाई करके जो है वो उनको डिपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसी को लेकर एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की बात हुई थी, लेकिन उसका भी इस असम वगैरह के अंदर काफ़ी विरोध किया गया। तो यही जो है सो कॉल्ड लेफ्ट जो है उसने किया। तो उम्मीद करनी चाहिए कि 2024 में के बाद, मई के बाद, अगर ये मौजूदा सरकार वापस आ जाती है, क्योंकि इसने अपनी मंशा दिखाई है, तो आई थिंक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है ये पहला मेजर स्टेप होगा
जो है डी इस्लामिक कट्टरवाद को कंट्रोल कर। सर पहले की जो गवर्नमेंट थी, लाइक 2014 की जो पहले की जो गवर्नमेंट थी और अभी की जो गवर्नमेंट है, इनके स्टेप्स में क्या डिफरेंस है इस्लामिक कट्टरपंथी को रोकने के लिए? देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस ऐसा है, इनके पास विल पावर है, इनके पास क्लियर विजन है, और ये मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर नहीं देखते हैं। तो इसलिए इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि डी रेडिकलाइज किया जाए। बाकी के जो पार्टियां हैं वो मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर देखती नहीं है, इसलिए उनके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि डी रेडिकलाइज ना किया जाए। उनको कट्टरवाद सूट करता है, मौजूदा सरकार को कट्टरवाद सूट नहीं करता है। तो इसका हमने सबसे बड़ा उदाहरण देखा कि भारत में इस्लामिक कट्टरवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र था कश्मीर। धारा 370 हटाई उन्होंने, और धारा 370 हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना विकास का काम। आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे इस्लामिक कट्टरवाद की वहाँ कमर तोड़ दी गई है। जो बड़े बड़े नेता भी जो थे उनको भी जो है जब 1-2 साल जो है बिल्कुल रखा गया आराम से कन्फाइनमेंट में या नज़रबंद करके या फिर रिस्ट्रिक्शंस, तो आज जो है इस्लामिक कट्टरवाद का वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है खात्मा हो चुका है। और इससे ये भी पता चलता है कि अगर सरकार की विल पावर हो तो इस्लामिक कट्टरवाद को समाप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट उसके लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट और मतलब गवर्नमेंट को उसके लिए समाज का जो है सपोर्ट मिलना। तो ये गवर्नमेंट मुझे लगता है इसके पास विल पावर है, इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है, इसने तो बातें नहीं की, इसने अपने एक्शन से दिखाया है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है ना, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं कि वहाँ पे कैसा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन था, एक मतलब क्रिमिनल पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट नेक्सस था, है ना, सारे का सारा वो तोड़ दिया उन्होंने, जो है जिसको लोग मान ही नहीं सकते थे कि कभी मतलब ये जो इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले जो आज वो दल हाशिए पर है, ठीक है ना, आज वो राम राम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जनता ने उनका राम नाम सत्य कर दिया, ठीक है ना, तो इसलिए वो राम राम कर रहे हैं। तो सरकार समाज का मन है इस्लामिक कट्टरवाद में बढ़ने का, मुस्लिम समाज के भी एक बड़े तबके का मन है, उसे बात समझ में आती है कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, पर मुस्लिम नेतृत्व जो है वो कट्टरवादियों के हाथ में। तो होता क्या है कि वो उकसाते हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज और सब हैं, और उनको जो कुछ मेन मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि जस्ट वो मोदी सरकार को या भाजपा को एक मुश्किल में डालना चाहती है, तो इसके लिए वो इस्लामिक कट्टरवाद को सपोर्ट करती है। बहुत अनफॉर्चुनेट। सर पूरी दुनिया में ये इस्लामिक कट्टरवाद फैल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है भारत के ऊपर, और भारत क्या स्टेप ले रहा है इन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए? देखिए पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ता है कि हमारा जो सिक्योरिटी पे एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको इंटरनल सिक्योरिटी में सर्विलेंस मॉनिटरिंग, ठीक है ना, ये सब करना जो है बड़ा वो रहता है जो है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ने से समाज के अंदर भी एक थोड़ी सी बीच बीच में एक जिसको आप बोलते हैं सोशल स्ट्राइफ, या एक समाज के स्तर पे कभी कभी संघर्ष की स्थितियां बन जाती हैं। जब ऐसी संघर्ष की स्थितियां बनती हैं तो बाहर तो पहले ही उसको विदेशी मीडिया हवा देने के लिए बैठा है अगर थोड़ी सी भी चीज हो जाती है। जैसे अभी मीरा रोड के ऊपर मुंबई में कुछ समय पहले जब जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी रामलला की अयोध्या में, उससे एक शाम पहले 2 दिन पहले मीरा रोड पर मुंबई में एक हमला हुआ शोभा यात्रा पर। राइट। उसके बाद वहाँ के प्रशासन ने कुछ कदम उठाए। अब क्या ये मान लीजिए इस्लामिक कट्टरवाद के कारण अगर हमला हुआ है ये, ठीक है, जैसा कि ऊपरी तौर पर प्रतीत होता है, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अब क्या है कि आप सोचिए कि उस एरिया में, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उस एरिया में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप रुक जाएंगे। एब्सोल्युटली रुक जाऊंगे। तो इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर से आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो डोमेस्टिकली भी जो हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी अपना पैसा बाहर लगाने लगे, तो इसलिए ये इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। और फिर उससे काम कम होगा, जो जीडीपी ग्रोथ कम होगी, नौकरियां कम होंगी, समाज में और दबाव और तनाव बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। और फिर एक ये एग्जैक्टली जो चीजें पाकिस्तान के साथ हो रही, ठीक है ना, जो पाकिस्तान की हालत है, ठीक है ना, हमने इस्लामिक कट्टरवाद को थोड़ा कंट्रोल कर लिया है तो इसलिए हम बच गए हैं।
हाँ। जो देश कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान जैसा। पाकिस्तान जैसे जो हमने देखा, यूरोप की आप स्थिति देखिए, यूरोप में वो सड़कों पे निकल निकल के इस्लामिक कट्टरवादी क्या क्या करे। इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट जब हुआ है, संघर्ष हुआ, उस दौरान आपने देखा कि उन्होंने सड़कों पर किस तरीके से प्रदर्शन किए जाके और क्या हल्ला गुल्ला किया है, और सब जो है कितना मतलब डिस्टर्बिंग बिहेवियर जो है आ रहा है। तो अब आप देखिए अमेरिका जैसे देश में भी वहाँ एक बड़ी बहस और बड़ा एक वैचारिक संघर्ष, और सड़कों पर अब संघर्ष छिड़ गया इस चीज को लेकर कि वहाँ पे जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो ये जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, इसमें तो सारे के सारे हमास के सपोर्टर वो इस्लामिक कट्टरवादी भरे हुए हैं, जैसे उनके कैंपसेस पर प्रदर्शन हुए, तो हम इनमें से हायर नहीं करेंगे, हम कैसे इस्लामिक कट्टरवादियों को अपनी कंपनी में हायर कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आप मान लीजिए यहाँ से जो है लाखों रुपए खर्च करके स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए गए थे, आपने 2 साल 3 साल समय बिताया, और आज जो है वो कह रहे हैं कि हम तो स्टैनफोर्ड से, अब कोई स्टैनफोर्ड से, कोलंबिया से, ऑक्सफोर्ड से जब कोई जाएगा नौकरी के लिए, तो पहले बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के दिमाग में होगा भाई ये तो हो सकता है कि इस्लामिक कट्टरवाद का समर्थन, तो आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। डे टू डे लाइफ में चीजें अफेक्ट करती हैं, और सोसाइटी में तो स्ट्राइफ होता ही है जो है। इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? लाइक हमारा जो इस्लामिक कट्टरपंथी है जो फैल रहा है, इसको रिवर्स करने के क्या वेज हो सकते हैं? देखो, इसको रिवर्स करने का तो एक ही तरीका हो सकता है, वो है इंडोनेशिया मॉडल ऑफ इस्लाम जो हमने चर्चा की। आपको अपने कल्चरल रूट्स के ऊपर 2 चीजें हमें करनी होगी। एक, हमें प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ावा देना होगा, एक प्रगतिशील मुस्लिम नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा जो मुस्लिम समाज के रियल हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सके। दूसरा, हमें ये बाइनरी पे सोचना दूर करना होगा। मुसलमानों को अपने मन से बात निकालनी चाहिए, और उनके मन से बात निकलवानी होगी कि वो माइनॉरिटी है। मुझे लगता है ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलीजन के साथ आता है। भाई इस पूजा पद्धति को फॉलो करने वाले माइनॉरिटी में है, इस पूजा पद्धति को फॉलो करने वाले बहुसंख्यक है, पर हमारे यहाँ तो जो बहुसंख्यक है वो तो अलग अलग पूजा पद्धतियां फॉलो करते हैं, जिनको आप हिंदू कहते, तो सारे हिंदू ही है ये। तो ये बाइनरी जिस दिन दूर हो जाएगी उस दिन आपका इस्लामिक कट्टरवाद का जो है ना भारत में समाप्त हो जाएगा। तो ये बाइनरी वैचारिक तौर पर अब क्या है कि पिछले समझ लीजिए आप कम से कम अंग्रेजों के समय से और उसके बाद ऑलमोस्ट 60-70 साल और ये सब जो है, तो ये 260-70 साल में जो बाइनरी क्रिएट हुई है अब संख्यक बहुसंख्यक वाली, इसको दूर करने में भी थोड़ा कम से कम जो है 60 साल तो लगेंगे या 50 साल तो लगेंगे। और तो ये बाइनरी हमें दूर करने की जरूरत है। प्लस लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमारे सामने वैकल्पिक मॉडल क्या है। हमारे सामने एक सऊदी अरब का मॉडल है, एक टर्की का मॉडल है, एक ईरान का मॉडल है, ठीक है। ये तीनों के तीनों मॉडल ठीक नहीं दुनिया के लिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों मॉडल जो है इस्लामिक कट्टरवाद पर आधारित है। एक ही मॉडल है जो इस्लामिक, जो पूजा पद्धति इस्लामिक होते हुए भी इस्लामिक कट्टरवाद पर आधारित नहीं है, वो है इंडोनेशिया। तो हमें इंडोनेशिया का मॉडल फॉलो करना चाहिए। ये पूरी दुनिया में इस्लाम का जो मॉडल है वो इंडोनेशिया वाला होना चाहिए। कि हो सकता है, जरूरी नहीं, मतलब हम भारत में कह रहे हैं कि भाई अगर आप भारतीय हो और अगर आपने इस्लाम पहले 3-4 जनरेशन अपनाया तो कोई बात नहीं, आप इस्लाम पूजा पद्धति सांस्कृतिक रूट आपकी भारतीय है। आप यूरोप में हो, ठीक है ना, तो आपकी सांस्कृतिक रूट यूरोपीय है, ठीक है ना, आपकी पूजा पद्धति इस्लामिक हो सकती है अगर आपने अपनाया तो इसलिए जो है जैसे जो फेमस बॉक्सर हैं कैशियस क्ले, जिनको आप मोहम्मद अली का नाम से जानते हैं, एक्चुअल नाम कैशियस क्ले था, वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने इस्लाम कन्वर्ट कर लिया, तो लेकिन उनकी कल्चरल रूट्स तो अमेरिकन ही रहेंगी ना, ठीक है ना। तो ये लेकिन ये बात कौन कहता है? ये बात सिर्फ इंडोनेशिया का मॉडल आपको बताता है। तो और इसीलिए मुझे तो लगता है कि शायद डेलिबरेटली जानबूझकर जो है इंडोनेशिया के मॉडल पे चर्चा ही नहीं होती, कोई जानकारी नहीं है किसी को। ज्यादातर लोगों को जब ये बताओ कि उनकी करेंसी पे भगवान गणेश की फोटो है, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से दिल्ली में भी जो उनका वो है एम्बेसी है, उसके सामने बहुत बड़ी नटराज की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। और वहाँ जैसे जो बाली द्वीप है उसमें आप जाए तो अभी भी वैसा का वैसे ही वो जो है वहाँ बहुत ही ज्यादा मतलब जो हिंदू रूट्स है उसको जो है बहुत ज्यादा दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे मैं आपको भी आग्रह करूंगा, दर्शकों से भी कहूंगा
इंडोनेशिया मॉडल ऑफ इस्लाम पे चर्चा करें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और लोगों के बीच में बांटें, तो इससे मुझे लगता है कि इस्लामिक कट्टरवाद को काउंटर करने में मदद मिलेगी। सर जितना मैंने आपसे सुना, यहाँ पे कमी एक चीज़ की वो है, एक ऐसा मुस्लिम लीडर जो वोटों से बढ़कर सोचे मुस्लिम्स के बारे में कि कैसे हम आगे बढ़ें। बट अभी के जो लीडर्स हैं वो खाली वोट के लिए ही इनकी पॉलिटिक्स चला करती है। हमारी आज की जो गवर्नमेंट है यानी मोदी गवर्नमेंट, वो अभी के जो इनके स्टेप्स हैं, क्या वो स्टेप्स सही हैं आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि आपने पूरी बुक लिखी हुई है उस पर। जी, मेरे हिसाब से सरकार अच्छा काम कर रही है, पर ये भी एक ऐसा काम है जिसमें सरकार एक सीमित भूमिका निभा सकती है। अल्टीमेटली समाज को एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। सरकार एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार कर सकती है, ठीक है ना, एक अनुकूल वातावरण तैयार कर सकती है, एक अनुकूल माहौल तैयार कर सकती है। दूसरा, सरकार इस्लामिक कट्टरवाद के कारण कोई भी अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेटअप कर सकती है। वो भी इस सरकार ने सेटअप किया है। और तो मुझे लगता है कि सरकार ठीक काम कर रही है, पर समाज के स्तर पे जो है वो हम लोगों में कमी है। मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बात ही नहीं कर रहा, पर ओवरऑल भी जो है वो इस्लामिक कट्टरवाद के जो जिसको बोलते हैं कि को समझने और उसको काउंटर करने के लिए, है ना, पूरे समाज को क्या करना होगा, इसके ऊपर ना तो ज़्यादा चिंतन हो रहा है, ना बहस हो रही है, ना ही ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो है वो करने की ज़रूरत है। बाकी मुझे लगता है सरकार को ये ठीक, जैसे मैंने आपको बताया 370 वाला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसने काफ़ी मजबूत किया है। कोई टेरर इंसिडेंट नहीं होने दिया पिछले इतने लंबे समय से। जब जब बीच बीच में ऐसे प्रयास हुए हैं कि मतलब मुस्लिम समाज में कट्टरता को बढ़ावा मिले या कुछ उनकी तरह से तीखी प्रतिक्रिया हो, उनको रोकने के भी इन्होंने पर्याप्त प्रयास किए हैं। और मुझे लगता है कि और थोड़ा प्रयास ये भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी हैं और जिस तरीके से जो है वो बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेसी में भी मुस्लिम्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार जो है वो बिना अपीसमेंट के, बिना तुष्टिकरण किए भी किस तरीके से मुस्लिम हितों की देखभाल की जा सकती है, उसका एक अच्छा मॉडल इस सरकार ने उपस्थित किया है। पर क्या है कि देखिए हमारे देश बहुत बड़ा और पॉलिटिकल स्पेस भी बहुत बड़ा, तो अब उसके अंदर क्या है कि एक काम थोड़ा अच्छा होता है तो 4 जगह लोग काम बिगाड़ने के लिए जो है विभिन्न राजनीतिक दल लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो मुझे लगता है ये तभी रुकेगा जब समाज के स्तर पे कुछ ज़्यादा प्रयास हो। सर एक चीज़ यहाँ से निकल कर ये आई है कि इस्लामिक कट्टरवाद जो है वो फैलता है कि क्योंकि फिर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो इसी चीज़ में लगी रहा है इसको रोकने में, और लोग आपस में झगड़े। इसको फैला कौन रहा है? लाइक कोई देश है या कोई आतंकवादी संगठन है? कौन फैला रहा है इसको? नहीं, कुछ तो देश हैं और कुछ आतंकवादी संगठन है। तो वो उन आतंकवादी संगठनों को बैक करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, टर्की एक बड़ी भूमिका, जिसको अब तुर्की जिसका नाम हो गया जो है, तुर्की पिछले एर्डोगान के आने के बाद से तुर्की एक बड़ी भूमिका निभा रहा है इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए। और क्योंकि एर्डोगान जो है उनको ये लगता है कि मैं जो है वो एक नया खलीफा बन सकता हूँ और एक नई कैलिफेट जो है ना सेट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया थोड़ा सा मेलो डाउन पहले से थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, लेकिन स्टिल सऊदी अरेबिया की भी अपनी एक भूमिका जो है वो है। और अफगानिस्तान अब वो एक बड़ा हब बन चुका है इस्लामिक कट्टरवाद का। पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान में खासकर जो हक्कानी नेटवर्क है, ईरान भी एक भूमिका निभा रहा है। हमने देखा हुती स्कूल को बढ़ावा दे रहा है, हमास को फंडिंग कर रहा है। तो ये सारे हैं जो बेसिकली देखिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती अगर उनको कुछ स्टेट के लेवल, कंट्रीज के लेवल पे सपोर्ट ना हो, है ना। जब तक यूएस सपोर्ट कर रहा था तब तक उसने तालिबान चल रहा था। जब 9/11 हुआ और उसके बाद यूएस ने करना शुरू किया तो उन्होंने 15 दिन के अंदर पूरे तालिबान को निपटा दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर तालिबान को जब पाकिस्तान का सपोर्ट मिला तो फिर से तालिबान उठ के खड़ा हो गया।
या अल कायदा का ही जैसे अगर आप देखें तो एक बड़ा क्रैकडाउन अमेरिका ने किया, और पहले ज़्यादातर जो इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो सब अमेरिका की पैदाइश है, जो कि अफगान वॉर के दौरान जो है जिहाद के नाम पर खड़ी की गई। बात अलग है कि वो अब आके जो है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका और पश्चिमी दुनिया की देन है। इस्लामिक आतंकवाद बहुत हद तक पूरी दुनिया को पश्चिम की देन है, खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, कम्युनिज्म को रोकने के लिए उन्होंने ये किया जब कोल्ड वॉर चल रहा था। और आज जो है वो खुद उसी बात से सफर कर रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी है, एक थोड़ी सी जटिल भू राजनीतिक समस्या भी है ये। तो इसका कोई एक सिरा नहीं है जो है ना, ये एक जिसको बोलते हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है या जिन्होंने फिल्म भी देखी, मैट्रिक्स की तरह है। हाँ, मैट्रिक्स। तो ये एक लीनियर फंक्शन नहीं है कि जिसको कि आप जो है x + y = z करके कर लेंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स, तो इसलिए थोड़ी सी जटिल समस्या। हाँ सर, अभी आप बीच में एक वर्ड बोला था आपने, खलीफा। खलीफा कौन होते हैं, क्या है ये? देखिए, ये एक इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि एक तरीके से एक पॉलिटिकल, जो मैंने आपको बताया ना उम्मा का कॉन्सेप्ट, कि कोई नेशन नहीं होगा, सारी जगह जो है इस्लाम का राज होगा, तो उसका जो पॉलिटिकल हेड होगा, ठीक है ना, उसका नाम खलीफा होगा। तो ये खलीफा का कॉन्सेप्ट है। तो पहले मेडिवल पीरियड में जो है, मध्यकाल में, और उस समय जो है बगदाद कैपिटल हुआ करता था। और वहाँ पे एक जब इस्लामिक शासन काफी दुनिया के बड़े हिस्से में फैला हुआ था, तो जो खलीफा थे, ठीक है ना, वो बगदाद उनकी सीट ऑफ पावर हुआ करती थी। और उस समय इस्लाम काफी जगहों पे फैला हुआ था जो है, तो एक बड़ा साम्राज्य इस्लाम का हो गया था। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट है। तो वो उस पास्ट ग्लोरी को जो है ना दोबारा से हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए बार बार जो है, जो ISIS भी है ना, वो कैलिफेट जो है की बात करता है। और मतलब जो खिलाफत आंदोलन था, आप देखिए कि वो बार बार 1921-22 में भारत में खिलाफत मतलब आंदोलन था, वो भी उस समय वहाँ के खलीफा को सपोर्ट करने के लिए था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, मतलब अंग्रेजों की और जो है वहाँ पे बगदाद के खलीफा की जो है कुछ जो है वहाँ पे था। तो मतलब उस समय उनका ये था, खिलाफत आंदोलन के पीछे जो भारत के मुसलमानों ने चलाया कि हम जो है वो एक कैलिफेट के पक्ष में है, जिसमें कि एक पूरा बड़ा इस्लामी साम्राज्य हो जिसको कि हेड खलीफा करेगा। तो खलीफा बेसिकली द टाइटल जो है, जैसे भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष उनका टाइटल प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति है, और जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो प्रधानमंत्री है। तो वैसे वहां पर जो ओवरऑल हेड होगा एक पूरे बड़े इस्लामी साम्राज्य का, उसका टाइटल है खलीफा। तो ये जो इस्लाम मतलब रेडिकल इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि हम एक जो है नेशंस को खत्म करके पूरी दुनिया में इस्लामी साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो उसका जो पॉलिटिकल हेड होगा या जो उसका हेड होगा ओवरऑल जो है वो खलीफा होगा, उसका मगर डेजिग्नेशन खलीफा है। तो दिस इज जो है, तो इसलिए वो बार बार जो है वो कैलिफेट के लिए आंदोलन करते रहते हैं, जैसे ISIS में। सर, हम केरल की बात करें अगर, तो अभी एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी के नाम से, तो उसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, कुछ लोग इसके फेवर में और कुछ लोग बोलते हैं कि झूठ है ये। अब बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारे फैक्ट्स और सारी चीज़ आके रखते हैं। देखिए, मैंने खुद इंटरव्यू किया है केरला स्टोरी आने से पहले ही। मैंने खुद इंटरव्यू किया है टू अ लार्ज एक्सटेंट, आप कह सकते हैं कि जिनकी स्टोरी पे शायद ही बेस्ड है। और मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर उनका इंटरव्यू अभी भी मौजूद है, मतलब मेरी एक कलीग हैं उन्होंने किया था। तो हमारा द नेशनलिस्ट यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वो मौजूद है इंटरव्यू। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे और इस पे उनकी खुद की लिखी हुई वक्तव्यों की पुस्तकें भी। दूसरा, जो लव जिहाद शब्द है वो सबसे पहले केरल हाईकोर्ट ने यूज किया था। केरल हाईकोर्ट, हाँ, ऐसा है कि, और उसमें भी कुछ ईसाई संस्थाएं वो गई थी हाई कोर्ट में कि इस बात को लेकर कि उनकी यहाँ पे जो है लड़कियों को का धर्म परिवर्तन करवा के और इस प्रकार से शादी करवाई जा रही, जो स्टोरी आपने देखी उसमें। तो वहाँ से इस बात की जो है वो शुरुआत हुई। वहाँ पे तो जॉइंटली जो ईसाई कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी है वो इस चीज को लेकर काम कर रहे हैं। तो बहुत देयर इज एनफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और केरल हाई कोर्ट ने खुद कहा है ये लव जिहाद कि भाई उन्होंने ये शब्द
किसी और संगठन ने नहीं है, कर खुद केरल हाईकोर्ट का इस्तेमाल किया वहाँ शब्द लफ्ज जिहाद। तो इसका मतलब है कि देयर वाज एम्पल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, और कई केसेस में ऐसा प्रूव हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो सहित आई थिंक कुछ और भी राज्यों में इसको लेकर लॉ भी बनाया है। हाँ, राइट। तो अगर मान लीजिए इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता या कुछ वो नहीं है, तो पहली चीज तो ये है कि फिल्म कैसे पास होती सेंसर बोर्ड में। दूसरी बात ये है कि अगर पास भी हो गई थी, अगर वो ऐसा है कि जो बिल्कुल झूठ फैला रही है, फेक है, प्रोपेगेंडा है, सब वो है, तो एनीबडी कुड हैव गॉन टू कोर्ट, कोर्ट से जाके स्टे ले आते। कोर्ट 2 मिनट में स्टे दे देता कि अगर कोई फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहा है इस तरीके से। ऐसा नहीं है, वो उसने जमीनी सच्चाई को दिखाया। सर रिसेंटली गवर्नमेंट ने पीएफआई को बैन किया है, और जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं पीएफआई के ऑफिस से, तो आई थिंक वो ये थे कि 2040 तक इंडिया को एक इस्लामिक कंट्री बनाना है। तो ये पीएफआई बेसिकली जो है वो पहले एक संगठन होता था जिसका नाम था सिमी, ठीक है ना। तो जब सरकार ने सिमी को बैन कर दिया तो उसने अपने आप को कन्वर्ट करके पीएफआई में कन्वर्ट कर दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका नाम था। उस पर जो आई थिंक 2 साल पहले शायद बैन लगा था, अभी गवर्नमेंट ने बैन एक्सटेंड किया प्रॉब्लली इस पे। तो पीएफआई का बहुत जबरदस्त नेटवर्क था खुद देश भर में, और फंडिंग भी उनको बहुत मेजर बाहर से हो रही थी। बाहर मतलब अरब कंट्रीज से? अरब कंट्रीज से भी वो जो मल्टीपल जगहों से बेसिकली आती है फंडिंग जो है, मतलब रूट्स फिर डिफाइन कर, जैसे पाकिस्तान को आईएसआई को फंडिंग करनी है पीएफआई की, तो वो डायरेक्ट नहीं भेजेगा, ठीक है ना। तो वो पहले कनाडा किसी कंपनी उसने बनाई होगी उसको भेजेगा, फिर कनाडा से नीदरलैंड जाएगी, फिर नीदरलैंड से स्वीडन जाएगी, फिर स्वीडन से आएगी। तो इस तरीके से जनरली होता है। तो मल्टीपल फंडिंग, वही कुल मिला के मैंने बताया ना, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ठीक है ना, और फिर ये जो बाकी की टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इनका जो आपस का इकोसिस्टम है, तो ये फंडिंग करते रहते हैं। तो काफी मेजर नेटवर्क था, और काफी गवर्नमेंट ने जबरदस्त क्रैकडाउन किया उस पर। सिर्फ बैन ही नहीं लगाया, उस पर क्रैकडाउन भी किया है। पर ये संस्थाएं ऐसी है, ये फिर कोई और नाम बदल के, जैसे उन्होंने एक अपना नाम रख लिया, एक उनकी पॉलिटिकल नाम थी एसडीपीआई, ठीक है ना। तो ये इससे पता चलता है कि इस्लामिक कट्टरवाद भारत में कितना गहरे से इंट्रेंच्ड है। कि सिमी में बैन लगाया तो पीएफआई खड़ा हो गया, पीएफआई में बैन लगाया तो कुछ और खड़ा हो जाएगा। तो ये एक ओवरनाइट सुलझने वाली प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप इसका ओरिजिन, ऐसा है ना, आप नाव में से पानी निकालते रहिए, लेकिन नाव में छेद आएगा, जब तक आप उस छेद को बंद नहीं करोगे तो तब तक फायदा होगा नहीं ना। तो अभी तो दोनों काम चल रहे हैं, छेद बंद करने की कोशिश भी हो रही है और पानी भी निकालने की कोशिश हो रही है। तो रेडिकल आउटफिट्स को टारगेट भी किया जा रहा है, रेडिकलाइजेशन को रोकने की कोशिश भी की जा रही है, और ये भी कोशिश की जा रही है कि ऐसी परिस्थितियां बने कि रेडिकलाइजेशन हो ही, है ना। तो मुझे लगता है कि जैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये सब चीजें ना, ये सब इसमें मदद करेगी लॉन्ग रन में। अगर सीए इम्प्लीमेंट होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो आई थिंक ये लार्जर उसमें पर्सपेक्टिव में ये मदद करेंगी जो इन सब चीज़ों को करने। सो थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत सारी चीज़ों पे हमको बताया कि कैसे इस्लामिक कट्टरवाद भारत में फैल रहा है और कैसे मौजूदा गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए स्टेप्स ले रही है। थैंक यू सो मच सर, ये सारी चीज़ें हमको बताने के लिए। और आपकी इसके पहले की पॉडकास्ट जो कि हमने आरएसएस के ऊपर की थी, और अभी की पॉडकास्ट अगर हमारी ऑडियंस देखना चाहती है सर की पहले वाली पॉडकास्ट, देन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप सर की बुक भी पढ़ना चाहते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, इस्लामिक कट्टरवाद के ऊपर, देन आपको उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ जाके बुक से इसको और डीपली पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए। और आपको, आपकी टीम को, और आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।